नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बड़ी सोसाइटी में छोटा घर या छोटी सोसाइटी में बड़ा घर, घर या सोसाइटी किसे दें प्रायोरिटी। तो इसी बात पे इस वीडियो को फोकस रखेंगे और कुछ तथ्य, कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे जिससे हो सकता है कि आप अपने निर्णय में इसे शामिल कर सकते हैं और इससे हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में फायदा भी हो। इससे दोनों तरह के लोगों को फायदा होगा, चाहे आप निवेश के लिए देख रहे हो या अपने लिए घर देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आखिर कब लेना चाहिए आपको छोटी सोसाइटी में घर और कब खरीदना चाहिए बड़ी सोसाइटी में विद फुल एमिनिटीज, जहां पे सारी चीजें हो वहां पे आपको कब घर खरीदना चाहिए। यदि आप छोटी सोसाइटी में घर देख रहे हैं तो आप किस तरह के बायर होने चाहिए। देखिए होता क्या है, आप आज की डेट में देखें 20-21 से 22 साल की एज में आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 साल बाद आप कहीं ना कहीं, कभी अगर आप लकी हैं तो जिस शहर में आप पढ़े लिखे हैं वहीं आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, अगर नहीं तो फिर आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अब अपने रहने का जो आशियाना है उसको नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ जाती है, चाहे आप उसे रेंट पे ले रहे हों, खरीद रहे हों या फिर आप अपने किसी जानने वाले साथी संगाती के साथ रहने का प्लान कर रहे हों। कई बार दिल्ली एनसीआर के लोग पुणे आते हैं, पुणे के लोग बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर के लोग पुणे, यानी कि इंटर स्टेट जो है लोगों का ट्रैवलिंग होता रहता है। कई बार लोग ऑन साइट भी जाते हैं, वो एक अलग चीज़। अगर आप इंटर स्टेट में ही इधर उधर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो जो घर आप खरीद रहे हैं या फिर जो घर आप ले रहे हैं रहने के लिए रेंट पे, तो जो आप रेंट पे करेंगे आखिर वो कितना होगा। शुरुआती दौर में आप अगर साथ में रह रहे हैं, शेयरिंग में रह रहे हैं, तो पैसा कम लगेगा। जब आपको लगता है नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक 1 BHK या फिर एक अच्छे लोकेशन में स्टूडियो अपार्टमेंट आरके में रह सकते हैं, यानी कि आप 10-15 हज़ार रुपए रेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जो आपकी जेब से वो रेंट निकल रहा है, क्या आप उसे वापस ले पाएंगे। चलिए पैसा चला भी जाए, कई बार आपके सामने कई वीडियोस आते हैं रेंट वर्सेस बाइंग, और आपको लगता है नहीं निवेश कहीं और करेंगे और ये पैसों को रेंट पे ही जाने दो, अच्छा है, कोई बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा है, बड़े बड़े सीए ने बताया है कि म्यूचुअल फंड में तो अच्छा जाएगा, फिर रेंट देने में क्या बुराई है। बुराई है, बुराई सिर्फ प्रॉफिट लॉस का नहीं है। आप जरा सोचिए, कई बार जब आप रेंट पे, आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैं भी रेंट पे रहा हूं और मैंने इन चीज़ों को देखा है, और आप में से जितने लोग भी रेंट पे रहे होंगे या रह रहे होंगे उन तक ये बात जरूर पहुंचेगी। आप अपने आप को अलग नहीं महसूस करते। ये ओनर हैं, ये टेनेंट हैं। इस सोसाइटी में बैचलर नहीं ले सकते रेंट पे फ्लैट, आप जिम नहीं यूज कर सकते, आपको 500 रुपये ज़्यादा देना होगा यदि आप जिम यूज करना चाहते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें, कम स्किल्ड लोग भी आपको ज़्यादा सुपीरियर नज़र आने लगते हैं क्योंकि आप एक टेनेंट हैं और एक वो ओनर है। आखिर इसका क्या करेंगे, इसके प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन आप कहाँ करेंगे। एक इसकी वजह से जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके मन में बैठती जा रही, उसका क्या करेंगे। इससे कुछ सीखने को तो मिल नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि आप इस तरफ भी सोच सकते हैं कि यदि आप 10-15 हज़ार रुपए दे ही रहे हैं तो क्यों ना आप आसपास के लोकेशन में, उसी लोकेशन में थोड़े कम एरिया के फ्लैट, अगर आपका लोकेशन जो है स्ट्रेटजिक, आप नहीं चाहते ज़्यादा समय आप ट्रैवलिंग में खर्च करें, तो आप वहीं पे स्टूडियो अपार्टमेंट ले लीजिए। 25-30 लाख रुपए, 32 लाख रुपए के अंदर मिल जाते हैं। ऑल इंक्लूसिव पैकेज की बात कर रहा हूं। आप लोकेशन चेंज करेंगे तो उस स्टूडियो अपार्टमेंट की जगह उसी पैकेज में आप अच्छा खासा 1 BHK ले सकते हैं। हो सकता है 2-3 लाख रुपए बच भी जाए। तो जैसा आप कंफर्टेबल फील करें उस तरह की प्रॉपर्टी आप चूज कर लीजिए। डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, 30 लाख का एग्जांपल ले लीजिए, 10% 3 लाख रुपए, 27 लाख रुपए का अगर आप लोन कराते हैं तो उसकी EMI जाएगी 20 से 21 हज़ार रुपए। अगर आप 7% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लीजिए, आज की डेट में अगर आप 30 लाख से कम का लोन ले रहे हैं तो बहुत से बैंक आपको 6.7, 6.8 का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन में ऑफर कर रहे हैं। और अभी तक जो 31 मार्च 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट है, उससे भी 2-2.5 लाख रुपए आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को हमने सजेस्ट किया है, लोगों ने ये बेनिफिट का फायदा भी उठाया है। और अभी भी जिनका लोन डिसबर्समेंट 31 मार्च 2021 के पहले हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनको भी ये फायदा मिलेगा। यानी जो 20-21 हज़ार की EMI जा रही है उसमें भी 3-3.5 हज़ार रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका लोन अमाउंट ही 2-2.5 लाख रुपए कम हो रहा है। उतना जो है आपका लोन अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जा रहा है। तो आखिर आपकी जेब से तो वही 17-18 हज़ार रुपए जा रहे हैं। और अब इससे बदलाव क्या आ रहा है, आप जो हर महीने पैसा दे रहे हैं वो आपके ही कॉर्पस में कंट्रीब्यूट हो रहा है।
और आपके अंदर एक हैबिट भी डेवलप हो रही है कि इतना पैसा पहले मुझे निवेश कर देना है, फिर बचे हुए पैसों में मुझे बाकी खर्चों को मैनेज करना है। एक तो आपका कॉर्पस बनता जा रहा है, दूसरा एक हैबिट डेवलप हो रहा है, तीसरा जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात हुई वो सब दरकिनार हो गया। और इस कम उम्र में ही आपको एक हैबिट ऐसी लग गई कि नहीं, निवेश तो करना ही चाहिए, एक पूंजी जो है बननी ही चाहिए पैरेलली, जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए 5 साल बाद क्या होगा। मान लीजिए आप शादी करते हैं या शादी करने के बाद आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो 5 साल बाद आपके पास यदि आपने इस लोन को पूरा पे कर दिया है, फोरक्लोजर करा दिया है, या इसका मैक्सिमम हिस्सा आपने क्लोज कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ती है, नॉर्मल ट्रेंड में भी बढ़ती है, 30 लाख आपने निवेश किया था, 35-40 लाख ही मिलते हैं। प्रॉफिट लॉस जैसे मैंने कहा उसको साइड में रखिए, और आप 10 लाख रुपए बेचने के बाद लोन में और बचा हुआ है उसमें डाल देते हैं, तो भी 20-25 लाख रुपए आपके हाथ में बचता है। वो आपका एक तरीके से डाउन पेमेंट का काम करेगा जब आप किसी बड़ी सोसाइटी में घर लेना चाहेंगे, और लेना चाहेंगे ही नहीं, वो आपकी हो सकती है उस समय जरूरत क्यों पड़ती है। आप छोटी सोसाइटी में काम चला लिए क्योंकि आपको एमिनिटीज यूज नहीं ज्यादा करना था, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और जो छोटे मोटे एमिनिटीज होते हैं वो हर सोसाइटीज में ही होते हैं आज की डेट में, जैसे नॉर्मल जिम वगैरह की बात कर लीजिए। जॉगिंग करना है तो आप सोसाइटीज में, अगर मैं एकदम सिंगल एलोन स्टैंड बिल्डिंग की बात तो नहीं करता, पर फिर भी अगर 2-3 टावर का भी बिल्डिंग है तो वहां पे आपको जॉगिंग ट्रैक या टहलने के लिए जगह मिल ही जाता है। तो अब क्या होगा कि आप अगर वहां 5 साल बिता लिए, 25 लाख रुपए अगर आप कहीं और कंट्रीब्यूट करने जाएंगे तो आप 2.5 करोड़ तक का फ्लैट ले सकते हैं, यानी कि 10% के हिसाब से उसका डाउन पेमेंट आपके पास रेडी है। पर जरूरी नहीं कि आप उतना महंगा ले, डिपेंड करता है आप कितना ईएमआई पे कर सकते हैं। हो सकता है आपकी जो अर्धांगिनी आई हैं, आपकी वाइफ हैं, वो भी कमा रही हों, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और अब आपको पता चल चुका है कि आखिर लोन को फोरक्लोजर कैसे करना, ईएमआई देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और जो उससे कॉन्फिडेंस आया है कि आपके पास कुछ तो है, जो आप कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं आपने सेव तो किया है। मान लीजिए आपको बड़ा घर नहीं लेना, आप कुछ स्टार्टअप में कहीं निवेश करना चाहते हैं, अपने आइडिया पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास रेडी है। आप अपने घर को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो प्राइमरी लेवल पे घर देख रहे हैं, चाहे वो निवेश की, अभी मान लीजिए आप कहीं दूर रह रहे हैं, आप ऑन साइट चले गए और आपका अच्छा खासा पैसा है, डॉलर टू आईएनआर का कन्वर्जन भी अच्छा मिल रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला निवेश कम उम्र में 21-22 साल की उम्र में ही कर दीजिए। जब तक आप घर लेने के बारे में सोचेंगे तब तक आपका एक घर छोटा तैयार रहेगा। आप उसे यूज करें ना करें, रेंटल इनकम आप उससे ले लीजिए, आप उसको जो है बेच के कहीं और निवेश कर लीजिए, पर आपके पास वो तैयार होगा। 25 साल, 27 साल, 28 साल जब आपकी उम्र होगी तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हुआ रहेगा। और फिर आप आने वाले समय में जिस एज ग्रुप में आज लोग मैक्सिमम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसी मार्केट में देख रहे हैं, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो वहां क्या है, लोगों का उम्र जो है 30 से 35 साल का ये एवरेज एज है जहां पे लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं। तब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम बायर हो, और ऐसा भी हो सकता है अगर आप लकी रहे, सब कुछ अच्छा चला, तो आप मल्टीपल टाइम्स भी निवेश कर सकते हैं। उससे जो भी रिकरिंग इनकम आपको 15,000, 10,000 का जो भी रेंटल इनकम आ रहा है, उसको वो रेंटल यील्ड आप होने दीजिए। जो आपका एक प्रिंसिपल ग्रोथ है, जो आपका एक एसेट बना है, कॉर्पस बना है, वो तो बना ही है। कल को बच्चे बड़े होते हैं, उनकी स्टडी में खर्चा हो सकता है, कोई हायर स्टडीज वो करना चाहते हैं, या आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, उस पर कर सकते हैं। तो उस समय के लिए छोटा निवेश, छोटी सोसाइटी आपके लिए काफी अच्छा, काफी कारगर साबित होगा। लेकिन वही चीज जब आप फैमिली प्लानिंग करने जा रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है आपकी, बच्चे आएंगे, उनके खेलने कूदने के लिए जगह चाहिए, उनको वैसा एनवायरनमेंट चाहिए, और भी बच्चे चाहिए जिनके साथ वो मिलजुल के जितनी भी एमिनिटीज हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल की बात करिए, चिल्ड्रंस प्ले एरिया की बात करिए, उन सबका वो लुत्फ उठा सके और उससे उनको लाभ भी मिलेगा। तब आपको बड़ी सोसाइटी की जरूरत लगेगी, भले आप खुद एमिनिटीज यूज करते हो या ना करते हो, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तब आप तैयार भी होंगे, आपके पास पैसा भी होगा, और आपको ज्यादा सोचना नहीं होगा। सिर्फ इतना ही सोचना होगा कि उस सोसाइटी में किन बारीकियों का ध्यान देना है, प्राइवेसी कैसी रहेगी, किस तरीके से हम चुनाव करें, किस डायरेक्शन में लें, किस फ्लोर पे लें। और इसके लिए भी हमने तमाम वीडियो बनाए हुए हैं, आप सौदागर के मेन पेज पे जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इसी कड़ी में हम 2-3 वीडियो और लेके आने वाले हैं कि ये छोटा निवेश किस तरीके से आप स्टार्ट करिए। जब आपकी नौकरी लगती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि आने वाले 1-2 साल में आप प्रॉपर्टी खरीद सकें। इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे, आप लोग जुड़े रहिए।
यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले तमाम वीडियो आपको मिलते रहें। इसी कड़ी में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आप सभी को हमारा प्रयास, सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।